नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या करनी है खुद, मतलब हम जो भी बात बता रहे हैं, हमारा मीडिया है तो हमें चाहिए कि हम उसमें बताएं कि अगर कुछ नहीं मिला तो आप क्या करें, मूव कर जाएं वहां से और उसको, उस बात को अल्लाह पर छोड़ दें। ये चीज है, तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि मतलब आपने क्या करनी है अपनी, आप एजुकेशन के थ्रू लोगों को ये बताएंगे कि नहीं, हर सूरत में ये चीज हासिल करनी है। अगर या आपकी इंसल्ट हो गई है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बच्चा बड़ा होके वही काम करेगा। और अगर आप उसको ये समझाएंगे कि यू शुड हैव अ पेशेंस, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, अगर मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती तो इट मीन्स कि अल्लाह ने आपके लिए इससे बेहतर रखी होगी। तो ये आपके क्या है, नॉर्म्स हैं या रिफॉर्म्स हैं। तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई। लेकिन अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, अगर बाहर के मुल्क में अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसकी रीजन क्या है ना कि उन्होंने अपने जो लोगों को प्रिपेयर किया वो ऐसे किया कि वो डिसऑनेस्टी नहीं करते, वो जो है एक दूसरे की जो है पैसे के ऊपर नजर नहीं रखते, वो अपना काम करते हैं और अपने कमाते हैं। उनका जो नॉर्म है या रिफॉर्म है वो क्या है कि ऑनेस्टी है, उस पर वो काम करते हैं। ठीक है, और वहां पर डिसऑनेस्टी बहुत कम है। अगर कोई यूरोपियन कंट्री है तो वहां पर सजा बहुत सख्त है। अगर कोई जो है डिसऑनेस्टी करते हुए पकड़ा जाता है, उसको डिग्रेड बहुत ज्यादा किया जाता है, डिस्ग्रेस बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन हमारे कंट्री में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पता चल भी जाए तो वो बच जाता है। जो छोटे, जो नीचे जो क्या होंगे उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन बड़ों को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि आपके नॉर्म अब इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए हमारे नॉर्म क्या होने चाहिए, हमारे नॉर्म्स यही होने चाहिए कि हम शुरू से अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसी बातें लाएं जिस पर हम खुद भी अमल करें और दूसरा भी अमल करे। अगर मैं खुद जो है, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं खुद जो है डिसऑनेस्टी करती हूँ, मैं स्कूल टाइम पर नहीं जाती या कॉलेज टाइम पर नहीं जाती या यूनिवर्सिटी टाइम पर नहीं जाती या किसी की कॉल आती है मैं झूठ बोलती हूँ, तो मैं जितने लोगों के सामने बैठ के ये काम कर रही हूँ वो सब मुझसे ये बात एडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी ऐसा ही करेंगे। अगर वो सब ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें से दो तीन तो जरूर ऐसा करेंगे कि ये ऐसे करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगर मैं कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, अगर मुझे नहीं पता आप लोगों की नमाज का टाइम हुआ है या नहीं हुआ। हमारी नमाज का टाइम है, तो मैं 5 मिनट की ब्रेक है। अगर आप लोगों की भी नमाज का टाइम हो गया तो नमाज पढ़ के मैं वापस आती हूँ। ठीक है, एजुकेशन क्या होती है, यस और नो। कंपैरेटिव एजुकेशन क्या होती है, कोई एक बता दे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने मुझे सुना है, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी है कंपैरेटिव एजुकेशन की। तो काइंडली वो भी आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या समझ आई है कि कंपैरेटिव एजुकेशन क्या है आपके पास। आगे हमारे पास स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, लिटरेचर, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस। ये सब आईआर जिसको हम कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं, कहाँ बात करते हैं इसकी। तो आप इसको क्या कहते हैं, जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, तो बच्चे मेरी तरफ से तो सिस्टम बिल्कुल सही है। मेरा तो वाईफाई भी सही उसके सिग्नल हैं और माइक भी सही है, क्योंकि 10 डेज हो गए हैं मैंने 8614 कोड के साथ क्लास ली है और उन बच्चों को कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं थी। तो काइंडली आप लोग अपना चेक कर लो, अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप अपना माइक देख लो। ठीक है, अच्छा स्कोप के बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू गुड, comparative education is a field of study dealing with the comparison of current educational theory and practice in different countries for the purpose of broadening the and depending understanding of educational problems beyond the boundaries of
one's own country। ठीक है, यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन से क्या फायदा होता है। उसका मकसद ये होता है कि आप ये देख लें कि आपके एजुकेशनल सिस्टम में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं या आपकी सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर है कंपैरेटिव एजुकेशन गोज बियॉन्ड द कंपैरिजन ऑफ फिलोसफीज बट आल्सो इंक्लूड द कंपैरिजन ऑफ द रियल एजुकेशन प्रैक्टिसेस। वही बात कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपनी जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं। हमने अगर एजुकेशन में पॉलिटिक्स सीखी है तो क्या अगर कोई पॉलिटिक्स के बारे में एजुकेशन ले रहा है तो क्या उसे वो एजुकेशन अप्लाई भी करना आई है, वो पॉलिटिक्स में वो सारे नॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स जो है वो अप्लाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा, वो रूल्स उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो इट मीन्स के कंपैरेटिव एजुकेशन का कुछ फायदा तो नहीं हुआ ना उसको। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने सिस्टम को, चाहे वो डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है या जो भी है, अब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हुई हुई है तो हमें क्या चाहिए कि हम स्टडी करें उन कंट्रीज को जहां पर एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है और हम देखें कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, उनके लोग जो है उनको काम मिल रहा है और हमें अगर नहीं मिल रहा तो उसकी रीजन क्या है। और फिर हम क्या करें, अपने नॉर्म्स बनाएं, रिफॉर्म्स बनाएं और फिर उसके मुताबिक जो है अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप करें ताकि हमारे पास फ्रूटफुल जो है पर्सन्स हैं वो इस यहाँ पर पैदा हो। लाइक अगर एक टाइम था कि कहते थे कि एमबीए का बहुत ज्यादा स्कोप है तो क्या हुआ, सब एमबीए करने लगे। तो एमबीए की एक्सेस इतनी ज्यादा हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट जब पैदा हुई तो वो इसी वजह से हुई कि एमबीए वाले लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, एमबीए वाले लोग जॉब नहीं ले पा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे कंट्रीज में जाना शुरू किया तो वो कोई और जहाँ पे उनकी जरूरत थी। तो बात वही आ गई कि हमेशा वो सिस्टम, वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है, जो हम लाइफ में चाहते हैं। लाइक अगर आजकल के लिहाज से देखा जाए तो साइकोलॉजी है या फिलॉसफी है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल हर दूसरा तीसरा बच्चा डिप्रेशन में है। बच्चे डिप्रेशन में क्यों? क्योंकि उनकी जिद बहुत ज्यादा हो गई है, उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई है। तो हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर कोई रिफॉर्म्स बनाए जाएं, इसके ऊपर कोई नॉर्म्स बनाए जाएं, इसका कुछ एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए जिससे बच्चों में जो है पेशेंस पैदा हो। बच्चों की ये जो पुश करने से जो स्प्रिंग की तरह वो उछल के आते हैं, ये चीज ना हो। ठीक है, तो ये चीज जो है हमें आज जो बेसिक यहाँ पर एक एक प्रॉब्लम मैंने आपसे ये डिस्कस कर ली कि यहाँ पर ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए जिससे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो सुसाइड ना करें, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल्स हैं। चलें अब आते हैं सिस्टमेटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अदर कल्चर्स एंड अदर सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिराइविंग फ्रॉम दोज कल्चर्स इन ऑर्डर टू डिस्कवर रिजेम्बलेंसेस एंड डिफरेंसेस एंड व्हाई। फिर ये भी देखा जाए कि कहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सिस्टम बेस्ट है और फिर उनका एग्जामिनेशन सिस्टम क्या किया जाए, अडॉप्ट किया जाए और अपने कंट्री में लाया जाए। फिर लास्ट वन है कि द कॉन्सेप्ट एज अ critical study of education similarities and differences prevailing with a particular society of culture or among various societies and culture। फिर कल्चर देखा जाए। अब जैसे आजकल लोग मॉडर्निज्म की बात करते हैं, कल्चर की बात कर रही हूँ मैं। मॉडर्निज्म लोग ये समझते हैं कि बस हमने शॉर्ट ड्रेसेस पहन लिए या लड़कों ने लड़कियों जैसे ड्रेसेस पहन लिए तो ये मॉडर्निज्म हो गया। मॉडर्निज्म या कल्चर ये नहीं है। कल्चर ये है कि अगर हम बीइंग अ मुस्लिम, हमें जिस कल्चर को फॉलो करना चाहिए हम उसी कल्चर को फॉलो करें। और देखा जाए कि पूरी दुनिया में मुस्लिम्स जो है, कितने मुस्लिम्स हैं जो अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि पाक औरतें वो हैं जो अपने आप को ढक के रखें। कुरान ने ये बात कह दी है। ठीक है, तो जब कुरान ये बात कह रहा है तो आपका कल्चर जो है, आप सोसाइटी है, कल्चर, कुरान भी तो एक बुक है और उसका उन्वान क्या है, इंसान। तो हमें क्या सीखना चाहिए कि इंसान इंसान कब बनेगा, जब वो इंसान के बारे में पढ़ेगा। और इंसान के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने आपको जस्ट एक कल्चरल और सोसाइटी के लिहाज से इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक सोसाइटी की एग्जांपल दे दिया। देने को तो मैं आपको यूरोपियन एग्जांपल भी दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आप भी मुस्लिम्स हैं, मैं भी मुस्लिम हूँ, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल यूज की है। अगर किसी को एतराज हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ जनरल बात करेंगे, ये बात नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर एक ये हो गया कि सोसाइटी आपके पास क्या है कि आप सोसाइटी के नॉर्म्स बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। अब जिस तरह एक तरफ कहा जाता है सबके सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स जो है सेम होने चाहिए, कुछ चीजें हम क्या करते हैं जो बहुत अभी मैंने खुद ये एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जो बहुत ज्यादा गरीब लोग होते हैं, लोग आजकल के दौर में अगर मैंने डिफरेंट लिहाज से देखा है, बहुत सारे गरीब अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है कि जो बहुत ज्यादा गरीब होता है, तो अगर आप उसके पास कोई अपनी अमानत रख देते हैं तो वो क्या करता है ना, उस अमानत में खयानत कर देता है, कहता है ये मेरी जरूरत थी, मैंने इससे यहाँ से पूरी कर ली। तो आजकल क्या हो गया कि वो इंसान गरीब तो था ही था, लेकिन दौलत के लिहाज से तो गरीब था, लेकिन उसका ईमान भी गरीब हो गया, ईमान के लिहाज से भी वो गरीब है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी ये आजमाइश थी कि उसके पास अमानत रखी गई और उसने उसमें क्या कर दी, खयानत कर दी। तो उसको मिलना तो उतना ही है जितना अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारे पास बड़ी से बड़ी चीज किसी की अमानत आ जाए तो हमें चाहिए कि हम उसकी तरफ जो है देखें भी ना, उसको संभाल के रखें, और जब वो बंदा वापस आए तो उसको वो दे दें। अभी वो आजकल मैं देख रही थी टीवी पे कोई चल रहा था कि फलस्तीन के कोई शख्स था, उसने कोई नोट अमानत रखे थे, तो वो आज तक लोग जो है, नहीं सब गरीबों की बात नहीं कर रही मैं, डिफरेंट कर रही हूँ ना। देखो मिडिल क्लास के भी सब एक जैसे नहीं होते, सब गरीब भी एक जैसे नहीं होते। आपने देखा नहीं है, आप अगर मैंने रिसर्च की है ना एजुकेशन के ऊपर, मैंने रिसर्च की हुई है, तो मैंने बच्चे जो रिसर्च किया है, तो मैंने ये जो पुलिस स्टेशन है, अगर आप यहाँ जाओ ना तो देखो कि ज्यादातर जो चोरी डकैती में जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन है, वो गरीब लोग हैं। ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ कि उसके पास खाने को नहीं होगा या कमाने को नहीं होगा, लेकिन उसने दूसरे के घर में चोरी की, दूसरे का कत्ल किया और वो पैसे लिए। तो ये भी तो हमारा जो कल्चर है हमें ये चीज नहीं सिखाता, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हमें ये चीज नहीं सिखाते। हमारी सोसाइटी तो हमें ये सिखाती है, हमारा जो मुस्लिम कल्चर है या मुस्लिम जो नॉर्म्स है वो तो हमें ये सिखाते हैं कि बेशक आप अपने पेट पे पत्थर बांधें, लेकिन आपने किसी के घर में जाके चोरी नहीं करनी, चाहे वो कितना भी अमीर हो। यहाँ पर आप अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए कोई भी नेगेटिव काम नहीं करेंगे। नेगेटिव काम कौन सा है, हर वो काम नेगेटिव है जिसकी अल्लाह ताला ने कुरान में जिसको मना किया है, चाहे वो रिश्वत लेना है, चाहे वो चोरी करना है, चाहे वो जो है कोई भी, हर वो काम जिससे दूसरे इंसान को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो क्या है, वो हराम है। चाहे किसी पे जुल्म करना है, कि अच्छा बहुत सारे लोग एक दूसरे को तानाजनी कर देते हैं, एक दूसरे को सख्त बात कर देते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी गुनाह है, ये भी जो है अलाउड नहीं है, लेकिन हम आजकल करते हैं, सब कुछ करते हैं। The aims of comparative education. Describe what might be the consequences of certain courses of action by looking at experiences in various country. यही मैंने आपको बता दिया कि एम ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन क्या, इससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई कंट्री डेवलपमेंट उसमें ज्यादा हो रही है या फाइनेंशियल ग्रोथ ज्यादा हो रही है या कोई कल्चर लिहाज से बहुत जो है सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा है, तो हम चेक करते हैं कि उसकी रीजन क्या है और वहां ऐसा क्यों हो रहा है, और उस चीज को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन थ्योरी, जाहिर सी बात है कि एजुकेशनल थ्योरीज जो है डेवलप की जाए, उनमें कंट्रीब्यूशन की जाए, उनमें नई चीजें ऐड की जाए और उनमें जो है जो पॉजिटिव चीजें हैं दूसरे कंट्रीज की उनको डाला जाए। सपोर्ट एजुकेशनल प्लानिंग हेल्प्स टू कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशंस। और फिर क्या किया जाए उसके जरिए कंपैरेटिव एजुकेशन में ये भी हम करें कि आईआर कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हमारे जो दूसरे कंट्री के साथ हैं या दूसरी नेशन के साथ हैं वो क्या हो, स्ट्रांग हो, अच्छे हो, ताकि हम एक दूसरे से फायदा ले सकें। ठीक है, वालेकुम सलाम, जिन लोगों ने भी सलाम किए। शोज व्हाट इज पॉसिबल बाय एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव्स टू प्रोविजन एट होम, कि ये भी देखा जाए कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या है इसमें मैं आपको स्लाइड तो आपको नजर आ रही है, जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो जस्ट मैं आपको बता देती हूँ।
कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स बनाए जाएं, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। कंपैरिजन किया जाए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का कंपेयर किया जाए, फिर नई फ्रेमवर्क बनाए जाएं, और जो है जो थ्योरीज हैं वो डेवलप की जाएं जो हमारे पास क्या हो, फायदा मंद हो। अच्छा, जो जो लॉग इन हो रहे हैं वो उनकी लिस्ट में मैं हूँ, इसीलिए आप लोग लॉग इन हो रहे हो, सही है। आप लोगों का नेम मेरी लिस्ट में है, इसीलिए आप लोग लॉग इन हो, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या है कि वही फाइनेंशियल जो है जिसकी फाइनेंशियल ग्रोथ जिस कंट्री की अच्छी है वो डिस्कस की जाए, जो पॉलिटिकल लिहाज से अच्छे हैं उनको डिस्कस किया जाए, जिनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स अच्छे हैं उसको देखा जाए, जो जुग्राफाई लिहाज से अच्छे हैं उनकी वो डिस्कस किया जाए, उसको अपने एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए, और फिर प्रैक्टिकली उसको अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट भी किया जाए। सिर्फ उनकी तारीफें किताबों में ना लिखी जाए, उनको ना पढ़ा जाए, ये देखा जाए कि उसकी वजह से कितने लोग अब ऐसे डेवलप हुए हैं या ऐसे, और इनको हम अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है, ठीक है। कि आप जिस काम से जिसको मना करते हैं तो आप वैसे हो। जिस तरह अब मैं आपको नेगेटिव चीज इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोगों को पता चले। आजकल हम क्या करते हैं ना, जितने हाजी है ना मोस्टली, अगर आप उसकी परसेंटेज निकालें, बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तान के हाजी लोग हैं, सबसे ज्यादा गलत काम वही लोग करते हैं, करप्शन वही करते हैं, लोगों का पैसा वही खाते हैं, लोगों के साथ बुरा सलूक या कोई और जालमाना एक्शन है या वो ही करते हैं। कुरान मजीद, अच्छा मैंने अभी पिछले दिनों न्यूज में सुना था कि एक हाफिज कुरान ने किसी के साथ किसी बच्ची के साथ बुरा कर दिया था। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो क्या हमने अपने कुरान से कुछ नहीं सीखा या हमने अपनी सोसाइटी से कुछ नहीं सीखा? हमारी सोसाइटी के, हमारी पाकिस्तान सोसाइटी के कोई नॉर्म्स, कोई रिफॉर्म्स नहीं थे जिससे, या कोई प्रिंसिपल नहीं थे जिससे वो डर के ये काम नहीं करता? अगर अल्लाह से नहीं डर रहा तो मुआशरे का, तो सोसाइटी का तो कोई ऐसा रूल होना चाहिए कि जिससे डर के कोई गलत काम ना किया जा सके। तो मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो रूल्स भी इम्प्लीमेंट करने हैं, लोगों को एजुकेट भी करना है कि गलत क्या है और सही क्या है, और फिर रूल्स भी इम्प्लीमेंट करने हैं कि अगर गलत हो रहा है तो उसको जो है उसकी परसेंटेज को कम कैसे किया जाए। अच्छा, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, इंटरनेशनल एजुकेशन। अब कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव एजुकेशन एंड इंटरनेशनल एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन में आप क्या करते हैं ना, हर वो चीज जो है कंपैरेटिव एजुकेशन में आप डिस्कस कर रहे होते हैं, जो आपके पास जो है आपकी सोसाइटी की डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, आपकी जो लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, या डिफरेंट जो है आप के पास जो स्टडी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट जो भी आपकी सोसाइटी की हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव एजुकेशन कहते हैं। चाहे वो आपके अपने रीजन की हैं, चाहे वो आपके दूसरे कंट्री की हैं। जो मैंने आपको सारा एग्जांपल्स दे दी कि आप जो देखेंगे, जो सिस्टम अच्छा होगा उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सिर्फ आपने अडॉप्ट करके अपनी बुक्स में उसको शामिल नहीं करना होता, बल्कि उससे लोग उसको आपने इस तरह बुक में शामिल करना होता है कि जब वही लोग जो वो बुक पढ़ के निकले हैं तो वो आपकी सोसाइटी में वो चीज इम्प्लीमेंट भी कर सके। सिर्फ मार्क्स नहीं लेने पढ़ के, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। द यूज ऑफ कंपेरेटिव नॉलेज ऑफ द एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट इन अ पर्टिकुलर कंट्री, टिपिकली अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। द फील्ड इमर्ज in the late 1940 when a series of ideas and institutions emerged. Central among them was the field of international development associated to the concept of economic development. इंटरनेशनल एजुकेशन में हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कर पढ़ते हैं, ठीक है। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्लान किया जाए। फ्रॉम इकोनॉमिक प्लानिंग इज एजुकेशनल प्लानिंग, दिस गेव राइज टू द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मीनिंग एफर्ट्स एंड सपोर्ट एजुकेशन प्लानिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज in order to support the economic development in those countries.
अब ये आप एक फिगर है, ये आप देख लें कि कंपैरेटिव एजुकेशन में क्या आ जाती है, सारी चीजें आ जाती हैं इसमें आपके कंपैरेटिव। तो इंटरनेशनल एजुकेशन क्या हो गई, पार्ट ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन हो गई। कंपैरेटिव एजुकेशन में आप सारी फील्ड्स को स्टडी करते हैं, और फिर इंटरनेशनल एजुकेशन में सिर्फ आप क्या करते हैं, इंटरनेशनल पेडागोजी चेक करते हैं और स्टडी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही हैं वो आप चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी ऑफ ऑल फील्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी ऑफ ऑल फील्ड क्या होती है, कंपैरेटिव एजुकेशन होती है। उसमें आप क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं, एजुकेशन अब्रॉड भी करते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन भी करते हैं, और डेवलपमेंट एजुकेशन भी करते हैं। ठीक है। और कंपैरेटिव पेडागोजी आप किस में करते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज में फिर आप क्या करते हैं, इंट्रा एजुकेशनल एंड इंट्रा कल्चरल स्टडी करते हैं। ठीक है। ये जो बेसिक, ये बेसिकली ये फिगर शो करने का मकसद मेरा क्या था कि आपको ये पता चल जाए कि कंपैरेटिव एजुकेशन में ये सारी फील्ड्स आ जाती हैं। ठीक है। और जो आपके पास इंटरनेशनल एजुकेशन है उसमें सिर्फ इसकी दो ब्रांचेस आती हैं, एक तो इंटरनेशनल पेडागोजी क्या है, और एक आपके पास के स्टडी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्टडी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। टोटल इसकी जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं वो 20 बनाई हैं। ठीक है। अच्छा, फिर है स्लाइड नंबर 10 पर आ जाते हैं। ये क्या है, कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव एजुकेशन का फुल मैंने एक ये फिगर लेके आपको बताया कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाती है, कंपैरेटिव एजुकेशन हो जाती है। अच्छा, फिर क्या है, व्हाट इज इंटरनेशनल एजुकेशन, मजीद इसकी डिटेल देख लें। द करिकुलम इटसेल्फ अ होल स्कूल अप्रोच एंड इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट फॉर लर्निंग एट द हार्ट ऑफ करिकुलम, कनेक्टिंग लोकल एंड ग्लोबल इश्यूज इन द माइंड ऑफ यंग पीपल, कि यंगस्टर्स को पता चले कि हमारे जो है लोकल और ग्लोबल इश्यूज क्या हैं। और होल स्कूल विजन embedded in the school improvement plan and part of school strategy for charge and innovation, कि उसमें क्या क्या फॉर चेंज एंड इनोवेशन, कि स्कूल के ऐसे जो है प्लानिंग की जाए, ये जो इनोवेशंस जो है, नई नई इनोवेशंस भी लाई जाए उस एजुकेशन सिस्टम में, और उसके जरिए क्या किया जाए, सोसाइटी में चेंज भी लाया जाए। कंपैरिजन का, कंपैरेटिव एजुकेशन का पर्पस क्या होता है, नेशनल स्टडीज। ठीक है, ये मैंने आपको ग्राफिकली शो कर भी दिया, भी एक पिक्टोरियल आपको पिक्चर दिखा भी दी है। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एज अ ह्यूमन राइट। ठीक है। करंट ग्लोबल एजुकेशन इश्यूज, सोशल इनइक्वालिटीज, अर्बन रूरल जेंडर इनइक्वालिटी इन कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, नमाज के लिहाज से मैं बताऊं। मैंने एक दो जो विलेजेस हैं उनका विजिट किया था, तो वहां की औरतों को नमाज का वजू करना नहीं आता था। उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने 5 वक्त नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी, लेकिन वो मुस्लिम्स थी। ठीक है। अब वो मुस्लिम्स थी, चलो पढ़ना ना पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उनको तरीका तो आना चाहिए था, लेकिन उनको तरीका भी नहीं आ रहा था। जब उनसे पूछा गया, उनको इस बारे में पता ही नहीं था कि तहारत क्या होती है, पाकीज़गी क्या होती है। तो ये क्या है कि बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना और बेसिक एजुकेशन को हासिल करना, बीइंग अ ह्यूमन, हर मुस्लिम पर जो है ना, हर इंसान पर ये फर्ज है। और जो वहाँ की जो कह लें कि अथॉरिटीज हैं, उनको चाहिए कि वो हर एक को एजुकेशन, जो वहाँ की अथॉरिटीज हैं वो जो है उसको हर लिहाज से क्या करें, अच्छे तरीके से जो है ना एजुकेशन सबको प्रोवाइड करें, चाहे वो इस्लामिक एजुकेशन है, चाहे वो बेसिक एजुकेशन है। अब मैं जो है ये नहीं कहती कि इंसान जो है सिर्फ बुक ओपन करके बैठ जाए और सिर्फ उसको, आप जो भी तालीम हासिल करें उसका अगर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पैक्ट है, फिर वो आप हासिल करें। अगर उस एजुकेशन का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें जो है उस एजुकेशन को हासिल करने का कोई फायदा है। हमने सिर्फ क्या किया, पैसे जाया किए, टाइम जाया किया, और और तो
कुछ हमें उसका फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अगर हमें उससे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही या हम खुद इस काबिल नहीं हुए कि हम कुछ कर सकें या अपने लिए जॉब पैदा कर सकें, तो फिर उसका हमें कोई फायदा नहीं। जी, यूजर नेम में मुझे नेम्स शो हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। आप सबके हो रहे हैं। मरियम बीबी का मैं चेक कर लेती हूँ, एक मिनट। जी, यूजर नेम में आपके नेम्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, क्या है अब, जेंडर इनइक्वालिटी है या सोशल इनइक्वालिटी है। तो अब ये इनइक्वालिटी के बारे में हम जेंडर इनइक्वालिटी को ले लेते हैं। जिस मर्जी आप मजहब को फॉलो कर लेना, चाहे जिसको को भी फॉलो करें, हर मजहब के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रिफॉर्म्स होते हैं जेंडर इनइक्वालिटी को भी लेके, ठीक है। तो हम उनमें से कौन सा फॉलो कर रहे हैं, अब ये हम पर है, उस सोसाइटी पर है, और उस सोसाइटी की जो अथॉरिटी बैठी हुई है, जो उसको कह लें कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, ये उनका काम है कि वो जो है उस सोसाइटी में वो चीज कैसे लेकर आ रहे हैं। अगर हम ये चीज नहीं पैदा करें, अब जिस तरह मुस्लिम्स में एज अ बीइंग अ मुस्लिम, अब यहाँ पर अगर सोशल इनइक्वालिटी की बात की जाए ना, जेंडर इनइक्वालिटी या सोशल इनइक्वालिटी, तो यहाँ मैं आपको बीइंग अ मुस्लिम ये एग्जांपल दूंगी कि हमारा जो मुस्लिम कल्चर है उसमें ये कहा जाता है कि मर्द और औरत दोनों बराबर नहीं है। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रही, मैं किसी की साइड नहीं ले रही। कुरान कह रहा है कि मर्द और औरत बराबर नहीं है। मर्द जो है एक दर्जा मैंने ऊपर रखा है औरत से, अल्लाह ताला ये बात कर रहे हैं। इसके बावजूद जो हमारी औरतें हैं वो क्या करती हैं, बैनर्स लेके निकल पड़ती हैं और कहती हैं कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये क्या है, एक सोशल इनइक्वालिटी अगर है, तो उस इनइक्वालिटी का दर्जा क्या है, सिर्फ एक दर्जा ये है कि थोड़ा सा डिसीजन मेकर मर्द को रखा गया है कि वो अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और फिर डिसीजन ले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो औरत के ऊपर जो है मतलब बॉस हो गया, वो औरत का बॉस नहीं हो जाता। सिर्फ अल्लाह ताला ने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा डाल दी हैं कि वो अपने घर की औरतों की प्रोटेक्शन करेगा। अगर वो अपने घर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहा, हमारा बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हर एक को चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, क्योंकि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं तो अल्लाह हमें हमारे राइट्स दे देता है। क्योंकि कुरान में कहा गया है अल्लाह ताला ने कि दिलों को फेरने वाली जात अल्लाह ताला की है। आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, वो आपके साथ बुरा करता है, तो वो आपके साथ तब तक बुरा करेगा जब तक कि अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे कि आपके साथ वो अच्छा करे, ठीक है। जिस दिन अल्लाह ताला ने उसका दिल फेर दिया तो वो आपके साथ अच्छा करेगा। इसकी मिसाल हम फिरौन और उसकी ले लें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। फिरौन को फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अच्छा सलूक किया था, उनको पाला था, सब कुछ किया था। तो ये किसकी वजह से हो रहा था, अल्लाह ताला की वजह से हो रहा था, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मतलब उनके दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाली हुई थी या अट्रैक्शन डाली हुई थी, इसी वजह से तो वो उनके साथ अच्छा सलूक कर रहा था। उसका अपना तो इसमें कोई प्लान नहीं था। तो वही बात है कि सबसे बड़ा प्लान बनाने वाली अल्लाह ताला की जात है। तो यहाँ पर यही है कि अगर ग्लोबल एजुकेशन इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, एक तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि हमारा जो सुसाइड रेंज है अगर वो ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, ठीक है। वो जो इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह यही है कि हम अपने जो कोर्सेज हैं उसमें ये चीज लेकर नहीं आ रहे, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज लेकर नहीं आ रहे। हम जो भी मीडिया पे देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि कोई ना माने तो उसको मार दो या खुद मर जाओ, कोई आपकी बात ना माने तो बस जिद करके बैठ जाओ। तो ये हमारे जो बीइंग का मुस्लिम कल्चर उसमें ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। Comparative and International Education Society. The Comparative and International Education Society was founded in 1956. ये कब सोसाइटी डेवलप हुई? क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, स्कॉलरशिप, एकेडमिक अचीवमेंट एंड सोशल development through the international study of education ideas system एंड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक जो है जो कंपैरेटिव सोसाइटी डेवलप की गई जिसका काम ये था कि क्या किया जाए, लोगों को जो है स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाए, क्रॉस कल्चर हो जाए। जाहिर सी बात है जब एक कंट्री के लोग दूसरे
क्रॉस कल्चर हो जाए। अब जब एक कंट्री, अब आ रही है आवाज आप सबको? मैं रिपीट कर देती हूँ। कंपेरेटिव एंड इंटरनेशनल एजुकेशन सोसाइटी क्यों डेवलप की गई, उसकी वजह ये थी कि उसको क्या किया जाए, उस सोसाइटी को डेवलप किया करके लोगों को स्कॉलरशिप दिए जाए। जब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस कल्चर होगा, और वहां से एक दूसरे से अच्छी बातें सीख के अपने मुल्क में वापस आए और उसको अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव रोल अपना अदा करें, एकेडमिक अचीवमेंट में या सोसाइटी की डेवलपमेंट में या आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसमें क्या करें, अच्छे अच्छे आइडियाज दें, अच्छे अच्छे सिस्टम्स डेवलप करें, अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस करें। अब अगर मैं एक बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर मैं कहती हूँ कि 2.5% प्रॉफिट लेना चाहिए, तो अब प्रॉफिट लेना चाहिए, तो ये रूल क्या, अगर ये रूल और रिफॉर्म बनाया जाए तो फिर सबके लिए ये होना चाहिए कि सब क्या करें, 2.5% प्रॉफिट लें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारा कोई रिफॉर्म नहीं है, हमारा कोई रूल नहीं है, हमारे कोई नॉर्म्स नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी का प्रॉफिट लगा रहा होता है। कोई 1% प्रॉफिट ले रहा है, कोई 2% ले रहा है, कोई 3% ले रहा है, कोई 4% ले रहा है, सबकी एक वो नहीं है, तो ये गलत है। इसी वजह से जो है हमारे जो स्टेटस लेवल्स हैं उसमें भी ड्रास्टिकली चेंज है, कोई बहुत ज्यादा इलिट क्लास है, कोई जो है नॉर्मल है, कोई मिडल है और कोई फिर पुअर है, ठीक है। और इसी वजह से हर कोई एक दूसरे से थोड़ा नफरत भी करता है। अगर आप बहुत, मैं जो है बच्चे सबकी बात नहीं कर रही, हर तरह के लोग, बाज अमीर गरीबों से नफरत करते हैं और बाज गरीब अमीरों से नफरत करते हैं। ये चीज मैंने देखी है। आप लोग तो भी स्टडीज कर रहे हैं, मैं तो रिसर्च कर चुकी हूँ, तो मैंने डिफरेंट चीजों के ऊपर एजुकेशन में डिफरेंट पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर रिसर्च की है, तो मैंने ये चीजें नोट की हैं कि अगर हमारे पाकिस्तान में कुछ बुरा हो रहा है या कोई नेगेटिविटी है तो उसके पीछे उसकी बैकबोन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। फिर है कंपैरेटिव एजुकेशन, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग थ्रू डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चरल स्टडीज एंड एक्टिविटीज। कंपैरेटिव एजुकेशन में और क्या होता है, देखें, इंटरनेशनल एजुकेशन भी आ जाती है और डेवलपमेंट स्टडी भी आ जाती है, सब कुछ इसमें आ रहा होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड डायलॉग बिटवीन आइडियाज एंड एविडेंस, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को आइडिया दे रहे हैं तो उसका एविडेंस भी तो देंगे ना कि इस कंट्री में ऐसा हो रहा है और इस कंट्री में ये सिस्टम ऐसे चल रहा है। अच्छा, फिर है आपके पास emphasis on contextualized understanding of change with development aims of poverty reduction। जाहिर सी बात है, आप ऐसे जो है अपने सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे कि पॉवर्टी कम हो। एक इंसान है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत बेचारे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते हैं, फिर उनके बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल के दौर में, अगर 5,000 की या 10,000 की जॉब कर रहे हैं तो उनसे तो उनके घर का खर्च भी पूरा नहीं हो रहा। तो ये कैसा, कैसी डेवलपमेंट की है हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, क्या डेवलप किया है, क्या बनाया है उसको, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो ये क्या हुआ, ये सिस्टम तो फ्लॉप हो गया हमारा एजुकेशन सिस्टम। इससे तो बेस्ट वो हुआ कि जो किसी दुकान के ऊपर मुलाजिम था और आज उसने अपनी दुकान खोल ली, इससे अच्छा तो वो इंसान हो गया ना। फिर आ जाते हैं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, मैं खुद से दे रही हूँ लेकिन बाकी जो बातें हैं वो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, historical stages of development, travelers tales, observations of culture practices and custom, education, एजुकेशनल। अब पहला क्या था कि इसमें क्या कीजिए, हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें ये था कि एजुकेशन जो डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस लाए जाए, तो कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स, कस्टम्स किसे कहते हैं, रस्म रिवाज को कहते हैं, ठीक है। और कल्चरल प्रैक्टिस, जो आपका कल्चर है उसको किस तरह से जो है आगे जो है, जो न्यू जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसको कैसे दिया जाए। क्या हमारा कल्चर ये है कि कोई टाइट अबाया पहन लेता है, कोई लूज अबाया पहन लेता है, कोई बिल्कुल ही शॉर्ट ड्रेसेस पहन लेता है, और कोई बहुत ज्यादा खुद को, मतलब बाज ऐसी भी लड़कियां हैं जो बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हैं, बाहर निकलती ही नहीं है। तो ऐसा तो हमारा जो एजुकेशन है, कुरान में कहीं पर भी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है और इतनी ज्यादा जो है आजादी भी नहीं दी गई। कुरान तो ये कहता है कि आप खुद से कोई चीज मत शामिल करें, जितना मैंने कहा है आप उतना करें। आप जब उससे ज्यादा करते हैं तो आप फिर क्या हो जाते हैं, आपसे वो बात संभाली नहीं जाती, आपसे अपने आप को देखा नहीं जाता फिर।
एजुकेशनल ब्राउनिंग 19th सेंचुरी ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉरेन स्कूल सिस्टम, कि क्या किया जाए, फॉरेन स्कूल सिस्टम्स को, फॉरेन डिफरेंट कंट्रीज के स्कूल सिस्टम को चेक किया जाए। यूजफुल टेक्निक्स, उन्होंने जो टेक्निक्स अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं या जो प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं उसको हम अपने सिस्टम में लेकर आएं और अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं। ठीक है, सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी है। फिर उसमें क्या है कि एग्जामिन फोर्सेस शेपिंग फॉरेन एजुकेशनल सिस्टम, कि वो फोर्सेस को चेक किया जाए, वो जो हैंड्स हैं, पावरफुल हैंड है, उनको देखा जाए जिसकी वजह से उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग हो गया है। क्वालिटेटिव मेथड्स टू एक्सप्लेन एजुकेशन, एजुकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज किया जाए। Period of international cooperation today necessary for world harmony, improve the quality of citizen life। वही बात कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे आने वाले दौर में हमारी सोसाइटी के लिए वो क्या हो, फ्रूटफुल साबित हो और लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरे। अगर एक लड़का है या लड़की है, वो टॉप करती है, गोल्ड मेडलिस्ट है या बहुत सारी उसकी सक्सेस है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो अच्छी जॉब नहीं कर रही या उसके घर के हालात अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी फेल हो गई है, हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल है, जो अच्छा सिटीजन, अच्छी लाइफ, अच्छी जो है लाइफ नहीं दे सका हमारे सिटीजन को। तो ये क्या हो गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, इश्यूज अप्रोचेज, अब आ जाते हैं ट्रेंड्स की तरफ और इश्यूज की तरफ, कि एजुकेशन जो कंपैरेटिव एजुकेशन है उसमें कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं या कौन कौन से ट्रेंड्स आ जाते हैं। लेकिन उससे थोड़ा पहले जो है ना, हम बैक पर चले जाते हैं, बुक में देख लेते हैं हम कि हमारे आज of terms like primary and secondary schools and higher education is not easy। अब यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, यूनिट की जो स्लाइड्स हैं वो आगे चली जाती हैं। पेज नंबर मैंने आपको अभी बताया था 35 36। तो यहाँ पर 36 पेज ओपन हो जाए तो जी, तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है, तो पहले जो आपके पास ट्रेंड्स एंड इश्यूज हैं वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कि आप डेटा को किस तरह से कलेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक कैसे अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पेज नंबर 36 मुझसे पता नहीं क्या हो रहा है, पेज मुझसे आगे पीछे हो रहा है बार बार। थर्टी वन, 32 और 33 है, 30। क्लासिफिकेशन डेटा एक हो गया, दूसरा इसमें आपके पास क्या आ जाते हैं कि आपके जो एम्स हैं वो क्या होने चाहिए। ये भी है ना, हम क्या करते हैं ना कि हमने अपने एम्स नहीं बनाए होते, हम क्या करते हैं कंपैरेटिव एजुकेशन या जो हम जो भी एजुकेशन सिस्टम डेवलप करते हैं, हमारा कुछ एम नहीं होता सिवाय पैसा कमाने के, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने क्या करने हैं, ज्यादा से ज्यादा
स्कूल्स ओपन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस ओपन करने हैं, और क्या करने हैं, अपनी जो है ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने जो है अपने एम्स पहले से डेवलप करने हैं कि अगर आपने सोसाइटी को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग देना है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना है सोसाइटी के लोगों को, तो आपने उसके लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना है जिससे लोगों में क्या हो, एक दूसरे के लिए नफरत कम हो, लोगों में क्या हो, एक दूसरे की हेल्प करना हो, लोगों में क्या हो, एक दूसरे का पैसा दूसरों पे यूज कर सकें, एक दूसरे पर रहम दिली करें। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीजें आ जाती हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कि आपका ऐसे जो है एम्स हैव टू बी ट्रांस यहाँ पर आपका फाइनेंस सिस्टम को अच्छा बनाया जाए। ठीक है, कंटेंट ऑफ एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन आपका वो सिस्टम स्ट्रांग हो। ठीक है, ये सब चीजें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब यही आपके ट्रेंड्स एंड इशू है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पर आप देखें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मार्क्स ले रहे होते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि ये चीज प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाओ, तो उनको प्रैक्टिकली नहीं आ रहा होता अप्लाई करना, चाहे वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, चाहे फिजिक्स के हैं, चाहे कंप्यूटर के हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया, वीक हो गया, क्योंकि उनको अप्लाई करना नहीं आ रहा, उनको पता नहीं है कि आपने उसको किस तरह से। इसी तरह अगर कोई पॉलिटिशियन अगर कोई है, किसी ने कोई बिजनेस की डिग्री लिया और वो पॉलिटिशियन बन गया, तो उसे क्या पॉलिटिक्स अप्लाई करना आती होगी, नहीं आती होगी। वो अपनी मर्जी के नॉर्म्स बनाएगा, अपनी मर्जी के रूल्स बनाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो भी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर स्टडी करें, और जो आप प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं उन लोगों का, जिन लोगों ने वो बुक्स बनाए हैं या वो जो है कंटेंट डेवलप किया है, तो वो लोग भी ऐसे होने चाहिए जिन्होंने बेस्ट कंटेंट लिया हो, बेस्ट कंट्री को सिलेक्ट किया हो। एज अ पॉलिटिशियन अगर आपने किसी कंट्री को सिलेक्ट किया है, उसकी बेस्ट नॉलेज हो, करेक्ट नॉलेज हो, ताकि सही तरीके से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन आपकी सोसाइटी में हो सके। ठीक हो गया बच्चे, टाइम एंड नहीं हुआ, 8:30 पर आपकी क्लास ओवर होगी। सो आप मुझे मत बताएं कि टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास क्या है, group projects for this course will be based on issues tensions। ठीक है, presented issues address in textbook purpose of schooling के स्कूल आने का मकसद क्या होना चाहिए, एजुकेशनल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी कि अगर वो एजुकेशन ले रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी क्या क्या होगी, मतलब आगे जाके उन्हें क्या फायदा हो सकता है, वो क्यों पढ़ें, अगर पढ़ें तो क्यों पढ़ें, उसका क्या फायदा होगा। अब जिस तरह लोग बाज हमारे कल्चर में कहा जाता पढ़ के क्या करना है ना, तो क्या फायदा होगा। ठीक है, तो लड़की ने पढ़ के ये करना है कि अगर वो थोड़ा भी पढ़ लेती है और उस थोड़े पढ़े में उसने ये पढ़ लिया है कि अपने घर को कैसे बनाना है, अपने घर में टाइम कैसे गुजारना है, अपना बेटा जो है या बेटी है उसको क्या सिखाना है कि आप जो है, अगर आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कि आपने जो है किसी के साथ बुरा नहीं करना, या किसी के साथ हाइपर नहीं होना, या सबकी इज्जत करनी है, तो पहले आपने ये सब बातें उसको, ये सिर्फ ये नहीं कि आपने उसे कह दिया कि बेटा सबकी इज्जत करो तो वो इज्जत करना शुरू, नहीं, आप खुद सबकी इज्जत करेंगे तब भी आपका बच्चा भी सबकी इज्जत करेगा। ठीक है, आप सब आपका खुद इखलाक सबके साथ अच्छा होगा तब। अच्छा, रहम दिली करनी है तो आप खुद रहम दिली करेंगे तो वो सबके साथ जो है अच्छा होगा। अब अगर कोई शख्स जालिम पैदा होता है तो उसकी बैकग्राउंड में क्या होता है ना, कि या तो उसके माँ ने उसकी तरबियत नहीं की होती, और या फिर उसकी माँ ने या फिर उसकी सोसाइटी ने उसकी तरबियत नहीं की होती, क्योंकि बच्चा दो चीजों से ले रहा होता है, एक अपने घर से और एक माहौल से। तो ये दो चीजें जो है क्या होनी चाहिए, ये दो चीजों पर दो चीजें बच्चों पर असरअंदाज होती हैं। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में अगर उस औरत को या उस लड़की को नॉलेज होगी तभी वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग पैदा करेगी ना। हम सबका प्रॉब्लम ये है कि हम सब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हर कोई कहता है कि मेरा राइट ये है, मुझ पर मेरा हक ये है, कोई भी ये नहीं कहता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं। तो यहाँ पर हमने अगर तालीम देनी है तो तालीम में ये सिखाना है कि बीइंग अ मेल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन मुस्लिम
सोसाइटी, और बीइंग अ फीमेल आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इन अ मुस्लिम सोसाइटी। अगर यहाँ पर कोई और भी ऐसा है जिसका कोई और मजहब है, तो वो मुस्लिम सोसाइटी की जगह उस मजहब को वहां पे टैग कर दे, उस को वहां पे कंसीडर करेगा। ठीक। हम्म। अच्छा, फिर क्या है टीचर प्रोफेशनलिज्म। अगर टीचर को एज अ प्रोफेशनलिज्म, अगर टीचर वो बन गई है प्रोफेशनली, उसने इसको एज अ प्रोफेशन ले लिया है, तो उसका मकसद भी सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, उसका मकसद भी यही होना चाहिए कि जो नॉलेज वो बच्चों को फ्राहम कर रही है वो बच्चों को उनके घर में भी फायदा दे, उनकी सोसाइटी में भी फायदा दे, और उनकी इनकम को भी स्ट्रॉन्ग करे। क्योंकि अच्छा, ट्रेंड्स इसमें क्या आ जाते हैं एजुकेशन में। द वर्ड जस्टिफाई अबाउट द टेंडेंसी, the word justify about the tendency of a system with several educational options available to student today. Newer trends are emerging in this field, which was completely changed the traditional held perception about not considered to be traditional, have emerged as the most sought after education and career options. Various career options in like radio joking, radio management, news anchoring, program anchoring, news reading and reporting for the electronic media, content writing, fashion designing and event management, hospital management, medical transcription have opened up several new avenues for education. कहते हैं एजुकेशन में जो न्यू ट्रेंड्स आए हैं वो कौन कौन सी एजुकेशन सिस्टम्स डेवलप हो गए हैं, कि फैशन डिजाइनिंग आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में आ गया है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं वो आ गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होती है, होटल मैनेजमेंट क्या होती है, वेडिंग मैनेजमेंट क्या होती है, इवेंट मैनेजमेंट क्या होती है। तो ये सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, ये न्यू ट्रेंड्स हैं जो कि आ गए हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आ गए हैं, ठीक है। यही हमारे पास, और एक ये है कि classroom full of current trends in education, classroom full of students differing to the wisdom of all knowing professor has is and many believe will continue to be expected accepted mode of instruction despite many technological advances and the introduction of new pedagogical concept. The majority of today classroom continue to utilize this traditional mode. कि करंट ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन में एक ये चीज भी आनी चाहिए ना कि पहले कमरे भरे हुआ करते थे, तो अब थोड़ा सा ये हुआ है कि आपको हर बच्चे की साइकोलॉजी का पता चले, आपको ये पता चल जाए कि बच्चे में क्या चीज ज्यादा है, जिद ज्यादा है, अब वो हाइपर बहुत ज्यादा होता है, वो मायूस बहुत ज्यादा होता है। इन सब चीजों को भी आपने देखना है। स्कूल की बात हो रही है कि स्कूल में आप इस तरह से इन सब चीजों को देखेंगे, टीचर का काम ये है कि वो तो वो इन सब चीजों को कब देखेगा, जब उसके पास टाइम होगा, उसके पास स्ट्रेंथ कम होगी, तभी तो वो बच्चों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करेगी। अगर वो जो है उसके पास टाइम ही नहीं है, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाती है, अगर 60 बच्चे क्लास में बैठे हैं, 60 मिनट है, 60 मिनट का पीरियड है और 60 बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो वो इन 60 बच्चों को एक एक मिनट भी नहीं दे सकती, वो पढ़ाए या एक एक मिनट बच्चों को दे दे, तो क्या हो गया कि वो उनके जो माइंड्स में चल रहे हैं या उनके जो गोल्स हैं या उनके जो ड्रीम्स हैं वो नहीं पता कर सकती। तो ये जो है एजुकेशन सिस्टम कहते हैं कि अब एजुकेशन में जो न्यू ट्रेंड आया है वो ये है कि बच्चों की तादाद कम की जाए, और इस तरह से किया जाए कि बच्चे अपनी हर चीज जैसे अपनी माँ के साथ डिस्कस करते हैं तो वो अपनी क्लास टीचर के साथ डिस्कस कर सकें, या अपने किसी और स्कूल के बंदे के साथ डिस्कस कर सकें। बहुत सारे स्कूल में साइकोलॉजिस्ट पहले से हायर किए जाना शुरू हो गए हैं जो ये चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, अब क्या एजुकेशन में और जो उनसे जो है वो आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, वो कौन सा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। अच्छा, एनरोलमेंट रेशो हमारी क्यों कम होती है ना, उसकी वजह ये है कि जब हमारे आसपास के लोग देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, या एक पढ़े लिखे शख्स ने खुद को मार लिया है, या कोई और ऐसी चोरी कर ली है, तो अनपढ़ लोग क्या सीखते हैं, वो सीखते हैं कि ये देखो इसने पढ़ के क्या कर लिया, ये तो फिर भी मतलब गरीब का गरीब है, या इसके पास जॉब नहीं है, या इसने
पढ़ के क्या कर लिया, ये तो इसने तो खुद को मार लिया था, ये इसने पढ़ के क्या कर लिया, ये तो बेहया हो गई है, ये तो घर से बाहर दुपट्टे बगैर चली जाती है। ये तो मतलब क्या हो गया ना, नेगेटिविटी पैदा हो रही है। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए। एनरोलमेंट तभी ज्यादा होगी जब लोग एक दूसरे से इंस्पायर होंगे तभी लोग एक दूसरे को बताएंगे कि तुम जो है ये वाला सिस्टम अडॉप्ट करो, तुम भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजो कि स्कूल में जाने से ये फायदा होता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बात है कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो उन कोर्सेज का कोई फायदा नहीं है। अगर वो अपनी सोसाइटी में वो कोर्सेज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो उसका कोई फायदा नहीं है। जॉब मार्केट प्लेसमेंट के जॉब्स होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जिससे जॉब्स पैदा भी हो और जॉब्स हासिल भी की जा सके, लोग हासिल भी कर सके। इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च एंड इनोवेशन, quality and assessment of practices, or inadequate financial support. पर्पस ऑफ कंपेरेटिव एजुकेशन क्या है कि टू कंपेयर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एज वेल एज द सोल्यूशन applied to such problems with a view to helping one's educational practices। कि क्या किया जाए कि प्रॉब्लम्स को कंपेयर किया जाए और फिर उनके सॉल्यूशंस भी कंपेयर किए जाएं, सॉल्यूशन भी निकाले जाएं, जहां जहां पर वो प्रॉब्लम्स थी और उनको सॉर्ट आउट किया गया है तो उनको अडॉप्ट किया जाए और अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में ये चीज लाई जाए। अच्छा, फिर है टू परफेक्ट नेशनल सिस्टम विद मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस विच द circumstances and local conditions would demand, assist in the flexibility of education system of one's country to discover not only the difference existing in the education system of two or more countries but also the factors that bring about such differences in educational system। कि सिर्फ ये ना डिस्कवर किया जाए कि ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ये भी डिस्कवर किया जाए कि इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं टू डिस्कवर द अंडरलाइंग प्रिंसिपल विच गवर्न द डेवलपमेंट ऑफ ऑल नेशनल एजुकेशनल सिस्टम्स। ठीक है, ये आज आपका था कि कंपैरेटिव एजुकेशन क्या होती है और इंटरनेशनल एजुकेशन क्या होती है और कंपैरेटिव एजुकेशन में कौन कौन सी फील्ड्स ऑफ स्टडी ऑफ फील्ड्स आ जाती हैं और फिर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थी, ये सब इसमें था, ठीक है। अब ऐसा है कि आपकी जो एक्टिविटी है वो मैं आपकी बुक से देखकर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें से 2-3 एक्टिविटीज आप लोग करेंगे। अच्छा, पहले तो आपसे मैंने एक और बात करनी थी कि आप सब लोग ना, आप लोगों ने आज जो कुछ भी सुना है उसमें से जो भी आपको समझ आया, चाहे वन वर्ड समझ आई है चाहे वन लाइन समझ आई है, तो वो आप टाइप कर दें ताकि मैं उसकी पिक्चर अपने पास सेव सेव कर लूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लूं क्योंकि मुझे आगे दिखाना होगा, ठीक है। तो आपको जो भी चीज समझ आई है सब उस बारे में एक एक जो है पॉइंट है या एक एक लाइन है जो भी आपने सुना है, ताकि मैं आपका एज अ एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेंट जो है मार्क कर दूं, ठीक है। और वो चीज जो है मैं आगे फॉरवर्ड भी कर दूं आपकी, ठीक है। तो जो चीज भी आपको समझ आई है तो आप एक लाइन में वो चीज बता दें। जी, अटेंडेंस मैं सेव कर लेती हूँ सबकी, वो मसला नहीं है। और मैं आपको एक्टिविटीज भी बता देती हूँ, आपकी बुक में ये है तो आपने उसको करना है कि अपने ओन वर्ड्स में आपने मुझे बताना है, अपने वर्ड्स आपने यूज करने हैं कि व्हाट इज द कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन क्या होती है आपने इसको अपने वर्ड्स में मुझे बताना है, कल आप मुझे बता सकते हैं।
जो बच्चे क्लास खत्म होने का पूछ रहे हैं, तो बच्चे 5 मिनट हैं क्लास खत्म होने में, मेरे पास टाइम आ रहा है तो उसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। अच्छा, कंपैरेटिव एजुकेशन, आपने एक तो मुझे ये बताना है, एक्टिविटी आपकी ये है कि आप मुझे कंपैरेटिव एजुकेशन की जो है डेफिनेशन बताएं अपने वर्ड्स में, और दूसरी एक्टिविटी ये है कि आपने एग्जाम्पल भी देनी है, ठीक है। ठीक है, और तीसरी जो आपकी एक्टिविटी आ रही है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जिनके पास बुक है वो खुद अपनी बुक से देख सकते हैं। हिस्टोरिकल हो गया, फिजिक्स। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज इन एजुकेशन डेवलपमेंट, इश्यूज हैं उस बारे में आपने थोड़ा सा मुझे बताना है। एक एक पॉइंट आप कल सब जो है उसके लिए ढूंढ के ले आए और मुझे फिर बता दें, ठीक है। रिटर्न में आप मुझे बताएंगे सब, ठीक है। और अभी जो है दोबारा से जो लोग बाद में लॉग इन हुए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज हमने क्या क्या चीज डिस्कस की है। कंपैरेटिव एजुकेशन था, उसमें आपके पास कंपैरेटिव एजुकेशन होती क्या है, सादिया बीबी ने डेफिनेशन लिखी है, तो बहुत अच्छी लिखी है, ठीक है। और इसके बाद है, अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अदीबा को एग्जांपल्स अच्छी लगी हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके इल्म में भी इजाफा फरमाए और मेरे भी। उसके लिए भी आप लोगों को भी मैं एक बात बता दूं कि ये जो रब्बे जितनी इल्मा होता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप दुनिया के इल्म हासिल करने के लिए ये पढ़ें। ये आपको अक्ल और फहम देता है, शऊर देता है, ठीक है। तो ये हम सबको पढ़ना चाहिए, जिसमें भी अक्ल की कमी है, मुझ में भी है, शऊर की भी कमी है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं होता। हर वक्त उसे अल्लाह के, हर वक्त उसे अक्लमंदी की और शऊर की जरूरत होती है। तो आप ये चीज जो है आप अल्लाह से अपने लिए दुआ में मांग सकते हैं। कंपेरेटिव एजुकेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि वो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था हमारे पास, उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें जो मीनिंग आ जाता है, इसमें जो आपके पास मीनिंग आ जाता है कंपेरेटिव एजुकेशन का, तो उसमें डिफरेंट था कि हम टू और मोर एजुकेशन सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, फिलोसफिकली देखते हैं, जोग्राफिकली देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, एम्स देखते हैं, और उसकी प्रैक्टिसेस कैसे लाई जाती हैं, वो सब चीजें हम देखते हैं, ठीक है। कि उसको जो है हम अपने एजुकेशन सिस्टम में और अपना जो लाइफ स्टाइल है अपना, वो उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। वो एजुकेशन सिस्टम जो अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे सकता ह्यूमन बींग्स को, सोसाइटी के लोगों को, तो वो एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन में क्या है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ जाती है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आ जाती है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, लिटरेचर है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी बुक में ये यूनिट देख लें, और अगर आपको लगे कि इस यूनिट में ये चीज जो है मैडम के साथ डिस्कस करनी चाहिए, तो काइंडली आप मुझे ईमेल कर दें। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं से वो चीज ला के आपको बता दूंगी, और फिर हम वो चीज क्या करेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। फिर एम्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन क्या थे कि अच्छा एजुकेशनल सिस्टम डेवलप किया जाए, ह्यूमन बींग्स को अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशनल थ्योरीज डेवलप की जाए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की जाए, ठीक है, इन सब चीजों को डेवलप किया जाए, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसा है कि उसके बाद आपके पास क्या आ गया था, इंटरनेशनल एजुकेशन था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। फिर कंपैरेटिव एजुकेशन में कौन कौन सी फील्ड्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें फर्दर जो है इंटरनेशनल एजुकेशन की जो फील्ड्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। अल्लाह हाफिज सबको मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच आप सबका, ठीक है। और